अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हमने थोड़ी देर आराम किया। इसके बाद ट्रक जीटी रोड पर सहारनपुर की जानब रवाना हो गया। मुजफ्फरनगर में ही दिन निकल आया था, मगर नाश्ता हमने मुजफ्फरनगर से आगे एक छोटे से शहर में किया। यहाँ से ट्रक रवाना हुआ तो दोपहर से थोड़ा पहले हम सहारनपुर में थे। सहारनपुर थोड़ी देर के लिए रुके। इसके बाद अम्बाला आ गया। मुझे पंजाब की डीआईजी पुलिस की तवायफ बीवी हरपाल कौर याद आ गया। अम्बाला से हम लुधियाने और फिर जलंधर पहुंच गया। यहाँ से अमृतसर 40 मील के करीब ही था। उस वक्त तक शाम हो चुकी थी। अमृतसर के सीढ़ियों वाले पुल के ट्रकों के अड्डे पर ट्रक खड़ा हो गया। यहाँ हमने खाना खाया। ट्रक का ड्राइवर हमारी खातिरदारी में लगा हुआ था। हमें अमृतसर के सरहदी गांव में अटारी पहुंचाने की उसकी ड्यूटी थी। वो हर स्टेशन पर जहां ट्रक रुकता था हमें आकर पूछ लेता था कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। हमारे नाश्ते, चाय, सिगरेट और खाने वगैरह का बिल भी वही अदा करता था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हम कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं। खाना वगैरह खाने के बाद हम ट्रक में सवार हो गए। ड्राइवर ने हमें बता दिया कि अब हम अटारी बॉर्डर वाले गांव में ही जाकर रुकेंगे। ट्रक की खिड़कियां बंद कर दो, यहाँ पाकिस्तानी जासूस भी होते हैं। ट्रक ड्राइवर की हिदायत पर हमने ट्रक की खिड़कियां बंद कर दी। ट्रक में अंधेरा हो गया। पीछे जो ट्रक का आधा हिस्सा खुला था, ड्राइवर ने उस पर भी तरपाल डाल दिया। मैंने कहा, यार अंदर तो अंधेरा हो गया है। सिख बेर बोला, कोई बात नहीं भैया जी, अटारी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आधे घंटे में ही वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर सारी खिड़कियाँ खोल देंगे। यह सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा था, जिसके बारे में इन सबको मालूम था। ट्रक एक तरफ घूम कर आगे को चल पड़ा। मुझे लगा कि ट्रक एक चढ़ाई चल रहा है। ये अमृतसर के रेलवे पुल की चढ़ाई थी। यहाँ से ट्रक सीधा चलने लगा। हम अंधेरे में बैठे थे। ट्रक कोई 10 से 1 मिनट तक चलता रहा। उसने एक मोड़ काटा, थोड़ी देर के लिए रुका, फिर चल पड़ा, मगर उसकी रफ्तार बड़ी आहिस्ता थी। फिर एक तरफ को घूम कर रुक गया। ड्राइवर ने आकर पीछे दरवाजे पर पड़ी हुई तरपाल उतार दिया और लोहे का कुंडा उतार कर दरवाजे का आधा हिस्सा भी नीचे गिरा दिया। ट्रक में बाहर की रोशनी आ गई। यह रोशनी सामने लगे एक खंबे पर जलते बल्ब की थी। खंबे की रोशनी में मुझे 3 वर्दीपोश सिपाही, जिन्होंने राइफलें उठा रखी थी, ट्रक की तरफ तेज तेज चलते नजर आए। मेरे दिल ने फौरन कहा, दोस्त फंस गए हो। मेरी पार्टी के 3 आदमी छलांगे लगाकर ट्रक से उतर गया। मैं अभी तक अजीब उलझन में बेंच पर ही बैठा था कि एक सिख वर्दीपोश सिपाही ने ट्रक के पास आकर कहा, नीचे आओ तुम भी। मेरी पार्टी के आदमी हंस हंस कर सिपाहियों से बातें करने लगे। एक ने उनमें से किसी हवालदार को मुखातिब करके कहा, बच्चन सिंह संभालो अपने आदमी को। 3 सिपाही, जिनमें हवालदार बच्चन सिंह भी था, ट्रक में आ गया। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़कर खींच कर नीचे उतार लिया। 2 सिपाही राइफलें लेकर मेरे दाएं बाएं हो गया। मैंने कहा, तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हवालदार बच्चन सिंह ने मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा और गाली देकर कहा, तुम्हें पाकिस्तान ले जा रहे हैं। मुझे मेरी गफलत और बेसमझी की सज़ा मिल रही थी। इन लोगों ने बड़ी मक्कारी और अक्लमंदी से मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। तकरीबकारी ट्रेनिंग सेंटर का लक्ष्मी दयाल और कालिदास मुझसे ज़्यादा चालाक और होशियार साबित हुए थे। मैंने उनके सामने जो कहानी घड़कर बयान की थी, उससे वो समझ गए थे कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ और पार्टी के आदमियों को मैंने ही हलाक किया है, और ये कि मैं पाकिस्तान का जासूस हूँ। खुद मुझे अपनी हिरासत में लेकर पूछगछ करने की बजाय उन्होंने बाकायदा स्कीम बनाकर मुझे अमृतसर जेल के हवाले कर दिया था। यहाँ से मेरा भागना इतना आसान नहीं था। जो हक़ मुझे बाद में मालूम हुआ, उनकी थोड़ी सी झलक मैं आपको बयान करता चलूँ। इंडिया के मशरकी पंजाब में 7 जेल खाने अपनी बर्बरियत और पाकिस्तानी शहरियों के साथ गैर इंसानी दरिंदों जैसा सलूक करने में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। उनमें नाभा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर, पटियाला और लुधियाना के जेल खाने हैं। इन जेल खानों में बड़ा जालिम अमला रखा जाता है। इन जेलों में जराम पेशा कातलवार डाकुओं के साथ और उन पाकिस्तानियों को भी कैद में रखा जाता है जिन्हें भारत में वीज़े की मुद्दत गुजर जाने के बाद पकड़ लिया जाता है, या बॉर्डर पर कोई देहाती भूल कर
इंडिया के बॉर्डर वाले किसी खेत में दाखिल हो जाता है तो उसे भी पकड़कर इनमें से किसी जेल में डाल दिया जाता है। उन सब पर यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान के जासूस हैं। आज भी उन जेलों में से कितने बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी तशद्दुद और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और उनका कोई पुरसान हाल या वाली वारिस नहीं। ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जिन्हें उनके कुंभों के साथ पकड़ लिया गया। उन जेलों में मासूम पाकिस्तानी बच्चे भी अपनी माओं के साथ कैद हैं। उनको रोज़ मारा जाता है और उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है, बताओ भारत में और कितने पाकिस्तानी जासूस हैं। उन बेगुनाह पाकिस्तानियों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। चुनाचे उन पर अलमनाक तशद्दुद किया जाता है और उनमें से कोई पाकिस्तानी तशद्दुद से हलाक हो जाता है तो उसे वहीं गड़ा खोद कर दबा दिया जाता है। यह एक खास तौर पर पाकिस्तान के उन नौजवानों को बता रहा हूँ जो इंडिया की वीडियो फिल्में घर ले जाकर बड़े शौक से देखते हैं। उनके चित्रहार के नीमुरियाँ फिल्मी फैश गाने सुनते हैं और ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस को खत लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम और आपकी फिल्में बड़ी पसंद हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं पाकिस्तान के उन नौजवानों को उन जेलों में ले जाकर दिखाऊं कि देखो, जिस भारत की फिल्में देखे बगैर तुम्हें नींद नहीं आती उस भारत के लोग तुम्हारे भाई बहनों के साथ दरिंदगी का सलूक कर रहे हैं और किस तरह पाकिस्तान को दिन रात बुरा भला कहते रहते हैं। हवालदार बच्चन सिंह तो जब भी मेरी कोठरी के करीब से गुजरता तो मुझे गाली देकर ज़रूर कहता, बुलाओ अपने पाकिस्तान को, कहाँ है तुम्हारा पाकिस्तान। मुझे उसी वक्त मालूम हो गया था कि ये अमृतसर की जेल है। इस जेल में पाकिस्तानियों पर होने वाले जुल्म सितम की कहानियाँ मैं दिल्ली बम्बई में बहुत सुन चुका था। अब मैं खुद जुल्म सितम सहने के लिए लाया गया था। दो आदमी मुझे घसीट कर एक कोठरी में ले आए और उसका सलाखों वाला दरवाज़ा बंद करके बाहर ताला लगा दिया। जैसा कि बाद में मुझे मालूम हुआ कि अमृतसर की जेल की दो बैरकें थीं। उन बैरकों में छोटी छोटी कितनी ही कोठरियाँ थीं। ये कैदियों की कोठरियाँ थीं जिन्हें जेल की इस्लाह में चकियाँ कहा जाता है। ये कोठरियाँ कोई 10 फुट 11-12 फुट चौड़ी थीं। इनमें 3-3 4-4 कैदियों को जानवरों की तरह रखा जाता। मैं चूंकि नया नया आया था और मुझसे पूछगछ का सिलसिला शुरू होने वाला था, मुझे जनूबी बैरक की कोठरी में अकेला रखा गया था। कोठरी में मेरे पाँव में लोहे की बेड़ियां डाल दी गईं और इसी तरह जेल के सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में ले जाया गया, जिसके कमरे के बाहर एसएम लिखा हुआ था। अंदर जाकर देखा, वो एक सिख था जिसकी आंखें लोमड़ी की आंख से मुशाबत रखती थीं। उसने सिपाहियों को एक तरफ खड़े होने का इशारा किया। 10-15 सेकंड तक घूरने के बाद कहने लगा, यहाँ भारत में और कौन कौन से पाकिस्तानी जासूस हैं। मैंने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। उस सुपरिटेंडेंट का पूरा नाम सखुंदर सिंह दग्गल था। मैं उसे दग्गल सिंह ही कहूँगा। उसने एक ऐसी बात कह दी जिससे मेरे अंदर हौसला पैदा हो गया। कहने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हिंदू होकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हो। इसका मतलब था कि ये लोग मुझे हिंदू ही समझ रहे थे। मैंने बड़े एतमाद के साथ कहा, सरदार साहब, इन लोगों को मेरे बारे में गलत रिपोर्ट मिली है। मैं देशभगत हूँ, इसलिए पाकिस्तान के शहरों में बम लगाने जा रहा था। दग्गल सिंह इस दौरान टिकटिकी बांधे मुझे देखता रहा। कहने लगा, मगर तुमने तो अपनी ड्यूटी के सारे आदमियों को मार डाला था, हिंदू होकर तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा, सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर फोर्स से मुकाबला हो गया था और मेरे साथी उनकी फायरिंग से हलाक हो गया। लगता था कि मेरी बातों का दग्गल सिंह पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने एक फाइल खोलकर सामने रख लिया। मुझसे पूछा, तुम ब्राह्मण हिंदू हो। हाँ जी, ब्राह्मण हिंदू हूँ। मेरा नाम मुरली प्रसाद है। दग्गल सिंह ने एक सिपाही को कहा, इसकी पतलून उतार दो। सिपाही ने फौरन ऑर्डर पर अमल करते हुए मेरी पतलून उतार दिया। मेरे मुसलमान होने का हतमी सबूत उन्हें मिल गया था। दग्गल सिंह ने मुझे और पाकिस्तान को गाली देकर कहा, मेरा नाम दग्गल है, सखुंदर सिंह दग्गल। मैं तो पाकिस्तानी जासूस को उसकी चाल से पहचान लेता हूँ। ले जाओ इसे, सुबह इसकी खबर लेता हूँ। देखता हूँ कैसे ये अपने साथी जासूसों के नाम नहीं बताता। मेरे पाँव में बेड़ियां पड़ी थीं। मेरा खेल खत्म हो गया था। अब शक शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। सिपाही मुझे खींचते हुए बाहर ले गया। बाहर ले जाकर उन्होंने मेरी मार कुटाई शुरू कर दिया। वो मुझे लाते और घूंसे मार रहे थे और पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे।
वो मुझे घसीटते हुए वहां से ले गया और कोठरी में बंद कर दिया। मैं सख्त जान कमांडो था, मगर इन लोगों ने मुझे कुछ इस तरह से मारा पीटा था कि मेरा सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि हवालदार बच्चन सिंह एक आदमी के साथ अंदर आ गया। उन्होंने आते ही मुझ पर थप्पड़ों और घोंसों की बारिश बरसा दिया। मैं जवाब में उनकी गर्दनें तोड़ सकता था, लेकिन अगर ऐसा करता तो मुझे वहीं शूट कर दिया जाता, फिर उन्हें हलाक करने का जवाब मिल जाता। मैं उनकी पटाई सहता रहा और यही कहता रहा कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मैं बॉर्डर के गंवाया हुआ था, गलती से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गया और सोचा कि दिल्ली की भी सैर करता जाऊँ। और राष्ट्रीय सेवक सिंह में तेरा बाप गया था, वहाँ क्या लेने गए थे? हवालदार बच्चन सिंह ने यह कहकर एक बार फिर मेरी पिटाई शुरू कर दिया। वो इस बेदर्दी से मुझे पीट रहा था जैसे मैं उसका अजली दुश्मन हूँ। इसमें कोई भी शक नहीं कि हिंदू और हर सिख पाकिस्तान के मुसलमान को अपना अजली दुश्मन समझता है। जब वो मुझे मार मार कर थक गया तो दूसरे आदमी ने मेरी पिटाई शुरू कर दिया। उस वक्त मैंने अपने कमांडो ट्रेनिंग से काम लेते हुए अपने जिस्म को सख्त बना लिया और अपने ऊपर बेहोशी तारी कर लिया। मेरा जिस्म बेहिस हो गया था, मगर मैं पूरी तरह से होश में था और लोगों को नींव आंखों से देख रहा था। मुझे फर्श पर बेहिस पड़ा देखकर वो लोग रुक गया। जो आदमी मुझे पीट रहा था उसने कहा, हवालदार ये तो मर गया है। नहीं होया, इसे अभी नहीं मरना, इससे दूसरे पाकिस्तानी जासूसों का पूछ कर मरना है। उन्होंने मेरी नब्जें देखी और फिर मुझे वहीं छोड़कर चले गए। सारी रात मैंने जगह जगह से दर्द करते जिस्म की अजियत बर्दाश्त करते गुजार दिया। सुबह हुई तो मुझे कोठड़ी से निकाल कर एक दूसरी कोठड़ी में पहुंचा दिया गया। इस कोठड़ी में छत के साथ दो जंजीरें लटक रही थीं। दीवार के साथ दो तीन स्टूल पड़े थे। एक तरफ लोहे का शिकंजा दीवार के साथ लटक रहा था। मुझे फर्श पर फेंक दिया गया। एक आदमी छत की जंजीर को इधर उधर करने लगा। इतने में दग्गल सिंह दो आदमियों के साथ अंदर आकर स्टूल पर बैठ गया। उसने मुझसे पूछगछ शुरू कर दिया। अगर तुमने मुझे अपने साथी जासूसों के नाम पते बता दिए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें न सिर्फ छोड़ दूंगा, बल्कि तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करा कर पाकिस्तान भी भिजवा दूंगा। बोलो क्या कहते हो? तुम्हारे साथी कौन कौन हैं और भारत के किस किस शहर में हैं? मैंने दर्द की ठेसें बर्दाश्त करते हुए कहा, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। दग्गल सिंह ने इशारा किया। दोनों आदमी आगे बढ़े। एक ने मेरे पांव जंजीर के साथ बांधे, दूसरे आदमी ने दूसरी जंजीर को खींचना शुरू कर दिया। ऊपर चरखी लगी थी। मैं उल्टा होकर लटक गया। मेरा सर फर्श से कोई 5 फुट ऊंचा था। बाहर से मिट्टी का एक बड़ा प्याला लाकर मेरे सर के नीचे रख दिया गया। उसमें से धुआं उठ रहा था। ये धुआं मेरी नाक और मुंह में घुसने लगा। ये हरमल का धुआं था। मैंने सांस रोक लिया, लेकिन कब तक सांस रोक सकता था? सांस लिया तो सारा धुआं मेरे फेफड़ों में दाखिल हो गया। मुझे बेख्तियार खांसी आ गई। मेरी जंजीर को एक आदमी ने बांस से पकड़ रखा था। दग्गल सिंह की आवाज आई, अब भी बता दो तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ कहाँ पर हैं? उनकी निशानदही कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। इसके साथ ही धुआं एक बार फिर मेरे मुंह नाक के रास्ते फेफड़ों में भर गया और मैं बुरी तरह खांसने लगा। मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर मर्द मोमन कमांडो कमाल शाह ने होशिंगाबाद के जंगल में बड़ी ज़बरदस्त और हर किस्म की अजियत बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग दी थी, मगर मुझे धुनी नहीं दी थी। मुझे जो धुनी दी जा रही थी उसने मुझे बेदस्त सोपा कर दिया। जब तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई और मेरा सांस रुकने लगा तो मैं वाकई बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं स्टूल पर बैठा था। दो आदमियों ने मुझे बाजू से पकड़ रखा था। मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे। मेरा सर लोहे के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। दग्गल सिंह मेरे सामने स्टूल पर बैठा था। मुझे होश में आता देखकर उसने कहा, बताओ तुम्हारे साथी जासूस कहाँ कहाँ पर हैं? मैंने कहा, मैं जासूस नहीं हूँ। यकीन करें, धोनी ने मेरे सारे जिस्म की ताकत जैसे छीन ली थी। मुझे शिकंजे में कसा जाने लगा। जब मुझे अपनी खोपड़ी चटकती हुई महसूस होने लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को झूठ मूठ दो चार मुसलमानों के नाम बता दूँ और पते भी गलत सलत बता दूँ। आप ही ढूंढते फिरेंगे, कम अज कम मेरी जान तो इस अजाब से छूटेगी।
میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا بتاتا ہوں۔ اسی وقت شکنجا ڈھیلا ہو گیا۔ دگل سنگھ نے اشارہ کیا۔ میرے سر سے شکنجا اتار لیا گیا، مجھے پانی پلایا گیا۔ دگل سنگھ خوش ہو کر کہنے لگا، پہلے بتا دیتے تو کیا حرج تھا؟ بتاؤ کیا نام ہے تمہارے ساتھی جاسوسوں کے، اور وہ کہاں کہاں پر ہیں؟ پانی پینے کے بعد میری حالت کچھ سنبھل گئی۔ میں نے کہا، میرا صرف ایک ہی ساتھی جاسوس ہے، اس کا نام خدا بخش ہے۔ وہ ناگپور کے محلہ چاندی والا کے مکان نمبر 15 میں رہتا ہے۔ ناگپور شہر کا نام میں نے اس لیے لیا تھا کہ وہ وہاں سے بہت دور تھا، اس طرح انہیں 2-4 دن لگ جاتے۔ دگل سنگھ نے فائل پر یہ نام اور پتہ لکھ لیا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، دلی میں تم جس آدمی گل خان کے پاس رہتے تھے، تم نے اس کا نام نہیں لیا، وہ بھی تو تمہارا ساتھی ہے۔ میں سنبھل گیا۔ گل خان پر شک پڑنا قدرتی بات تھی۔ ظاہر ہے گل خان نے ہی مجھے کانگریسی مسلمان رحیم بخش کے ذریعے تقریب کا ٹریننگ سینٹر کے ڈائریکٹر لکشمی دیال سے ملایا تھا، اور اس کی سفارش پر مجھے ہندو سمجھ کر بھرتی کیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے گل خان کا پکڑا جانا یقینی بات تھی۔ کانگریسی مسلمان رحیم بخش نے تو یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی ہوگی کہ گل خان اسے لے کر میرے پاس آیا تھا، میرا اس جاسوس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سوچنے لگا کہ نہ جانے ہمارے ماسٹر سپاہی گل خان پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور رپوش ہو گیا ہوگا۔ ایک اور بات بھی مجھے پریشان کیے ہوئے تھی، ان لوگوں کو ابھی میرے سابقہ ریکارڈ کا علم نہیں ہوا تھا۔ انہیں بالکل علم نہیں ہو سکا تھا کہ میں وہی کمانڈو ہوں جس نے بھوپال لائن پر اسلحہ سے بھری ہوئی فوجی گاڑیاں اور دوارکا فورٹ کا فوجی گولہ بارود کا ذخیرہ اڑایا تھا، اور راجستھان کے ایٹمی سینٹر میں بھی میں نے ہی دھماکہ کیا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ لکشمی دیال نے مجھے دلی پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے راتوں رات امرتسر جیل کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ دگل سنگھ لکشمی دیال کا دوست تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ امرتسر جیل میں مجھے ٹارچر کر کے مجھ سے دوسرے پاکستانی جاسوسوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ اگر وہ مجھے دلی پولیس کے حوالے کر دیتا تو عین ممکن تھا کہ میرا سابقہ ریکارڈ بھی پہنچ جاتا، اور پھر مجھے ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا جاتا، اور انڈیا کی ملٹری انٹیلیجنس کے ہاتھوں میرا زندہ بچنا مشکل تھا۔ میں نے گل خان کے بارے میں دگل سنگھ سپرنٹینڈنٹ امرتسر جیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ میں اس کے آگے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر کے اس کے ہاں صرف 2-4 دن کے لیے ٹھہرا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے کانگریسی مسلمان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور اس کی سفارش سے میں راشٹریہ سیوک سنگھ میں بھرتی ہو سکتا ہوں۔ دگل سنگھ نے کہا، اس معاملے کی تفتیش بعد میں ہوگی، پہلے تم نے جو مجھے نام بتایا ہے ان کی تصدیق ہو جائے۔ یاد رکھو اگر تم نے غلط نام بتایا ہے تو تمہیں اس کوٹھڑی میں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ میں سر جھکا کر خاموش رہا۔ مجھے میری پہلے والی کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا۔ مجھے کھانے کے لیے روٹی دی گئی جس کے اوپر دال کا پوچا پھیر دیا گیا تھا۔ میرے ساتھ پاکستانی جاسوس قیدیوں والا بدترین سلوکی ہوتا رہا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مجھ پر تشدد نہیں کیا جاتا تھا۔ ناگپور پولیس کو ان لوگوں نے خبر ضرور کر دی ہوگی کہ اس نام کے آدمی کا فلاں محلے میں جا کر پتہ کیا جائے، اور اگر وہاں پر ہو تو اسے فوراً گرفتار کر کے امرتسر جیل روانہ کر دیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امرتسر پولیس نے اپنی پولیس پارٹی ناگپور روانہ کر دی ہو۔ اس طرح مجھے کچھ دن آرام کے مل گیا۔ میں نے رات کو کوٹھڑی کے فرش پر پڑے پڑے وہاں سے فرار کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے جہنم سے صرف اسی صورت نجات مل سکتی تھی کہ میں کسی طریقے سے وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اگر میں کسی تھانے کے حوالات میں ہوتا تو وہاں سے فرار میرے لیے آسان تھا، کیونکہ تھانے میں عملہ زیادہ نہیں ہوتا، اور پھر وہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ایک کمانڈو کو فرار کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن یہ جیل تھی، اور بہت بڑی جیل تھی، جس میں عملے کے علاوہ مسلح پولیس کی پوری پلٹن ہر وقت پیروں پر موجود رہتی تھی۔ دوسرے یہ کہ جیل کی دیوار جس نے جیل کو گھیر کر رکھا تھا کم از کم 4 مرد برابر اونچی تھی۔ ایک تو وہ کوٹھڑی تھی جس میں مجھے بند کیا ہوا تھا، اس کا دروازہ بھی سلاخوں والا تھا۔ اس کے آگے راہداری تھی، اس کا دروازہ بھی سلاخوں والا تھا۔ اس طرح سے مجھے پہلے 2 سلاخوں والے دروازوں میں سے گزرنا تھا، اس کے بعد جیل کی اونچی دیوار پر چڑھنا تھا۔ جیل کے چاروں کونوں پر اونچی مچانیں بنی ہوئی تھیں جہاں بندوقیں رائفلیں لیے ہندو سکھ سپاہی
دن رات پہرے پر موجود رہتے تھے۔ رات کے وقت تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد سرچ لائٹ کی روشنی دیوار کے دونوں جانب ڈالی جاتی تھی کہ کہیں کوئی قیدی بھاگنے یا نقب لگانے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ جیل کی دیوار کے ساتھ اندر کی طرف رات کو گشتی پیرا بھی ہوتا تھا۔ اپنے ایک جیلی جاسوس کا نام اور پتہ بتا دینے کے بعد میرے پاؤں کی بیڑیاں اتار دی گئی تھیں اور رات کے 7-8 بجے ایک رائفل بردار سپاہی مجھے 3-4 منٹ کے لیے ٹہلائی کے لیے بھی لے جاتا تھا۔ مجھے بیرک کے ساتھ ہی ٹہلایا جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ رعایت چند روز کے لیے ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے فرضی آدمی کا نام بتایا تھا تو مجھ پر دوبارہ تشدد شروع ہو جائے گا اور مجھے بیڑیاں دوبارہ پہنا دی جائیں گی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ دگر سنگھ نے یقیناً امرتسر سے پولیس پارٹی کو ناگپور روانہ کیا تھا۔